हेलो स्टूडेंट, आज फिर हम चैप्टर एंड एम्पायर अक्रॉस द थ्री कॉन्टिनेंट हिस्ट्री क्लास 11 का चैप्टर और पहले वाले चैप्टर में हमने बात की थी रोमन एम्पायर के बारे में। और रोमन एम्पायर में हमने अर्ली पीरियड और लेटर पीरियड के बीच में जो लाइन है जो मार्क करती है दोनों को, वो 3rd सेंचुरी के बात करते हुए वहाँ पे छोड़ा। आज हम उससे आगे चलते हैं और आगे चलते हुए आज हम बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन द ईरानियन और रोमन एम्पायर। यानी कि है तो हमने बात किया था, है तो ये रोमन एम्पायर जो पढ़ना है, लेकिन क्योंकि इसके बगल में ही ईरानियन एम्पायर है तो दोनों एम्पायर के बीच में डिफरेंस क्या है। डिफरेंस हमको ऑब्वियसली तुम खुद ही जान पाओगे कि अगर कोई एम्पायर 3 महाद्वीपों में फैला हुआ है, दैट इज द रोमन एम्पायर, यूरोप, उसके बाद में अफ्रीका महाद्वीप एंड देन एशिया, तो ऑब्वियसली यहाँ पे यू विल फाइंड द डाइवर्सिटी ऑफ द लैंग्वेज, डाइवर्सिटी ऑफ द कल्चर्स, यू विल हैव द डाइवर्सिटी ऑफ द डिफरेंट रिलीजियंस। वो तो डेफिनेटली मिलेंगे, उनके पूजा करने के तरीके अलग होंगे क्योंकि अपने आप में 3 महाद्वीपों में फैले हुए हैं। तो वहाँ पर लोगों का रहन सहन, खान पान, उनका दिनचर्या, उनके जो पूजा करने की विधियाँ, वो तो डेफिनेटली अलग होगी, भाषा अलग होगी। और ईरानियन एम्पायर जो कि आप देखते हो इतनी ज़्यादा एक्सपेंशन नहीं है, तो वहाँ पे उतनी डाइवर्सिटी आपको मिलने वाली है। ठीक है, तो there are major differences between the Roman and the Iranian Empire, but Roman Empire had a diverse population as compared to the Iranian Empire। ठीक है ना, रोमन एम्पायर के अंदर पॉपुलेशन है वो डाइवर्स है, यानी कि वहाँ पे डाइवर्सिटी है पॉपुलेशंस की, क्योंकि वहाँ पर लोग डिफरेंट कल्चर के लोग, डिफरेंट लैंग्वेज बोलने वाले लोग रहते हैं। ठीक है ना, और अगर हम बात करें तो जो रोमन एम्पायर के जो साथ में जो थे एम्पायर, उसके अंदर जो रूलिंग क्लास है, और वो पहले पार्थियंस ने वहाँ पे रूल किया ईरानियन एम्पायर में, और उसके बाद में ससानियंस आए। ये 2 डायनेस्टी है जो बेसिकली ईरानियन एम्पायर में रूल करती रही है ईरान के अंदर। ठीक है ना, और बाकी तो जो पॉपुलेशन है वो तो सारी ईरानियन ही पॉपुलेशन है। जबकि रोमन एम्पायर की बात करें तो यहाँ पे वैरायटी ऑफ टेरिटरीज थी, कल्चर थी, और लेकिन एक चीज थी जो यूनिटी बना के रखती थी, वो कॉमन सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। मैं दोबारा बता देता हूँ कि रोमन एम्पायर के अंदर वैरायटी ऑफ टेरिटरीज थी, क्षेत्र अलग अलग थे, क्योंकि कोई क्षेत्र यूरोप का पार्ट था तो कोई क्षेत्र अफ्रीका महाद्वीप या फिर एशिया। अगर 3 महाद्वीप में है तो उनका कल्चर भी अलग हो सकता है, लेकिन एक चीज थी जो सबको बांधे रखती थी, वो सिस्टम ऑफ गवर्नेंस था। यहाँ पे लैंग्वेजेस जो बोली जाती थी रोमन एम्पायर के बीच में, वो आप ध्यान रखिए, मेजर जो लैंग्वेजेस थी दैट वर द ग्रीक एंड द लैटिन लैंग्वेज। लेकिन ये भी आपको साथ में ध्यान रखना है, ये आम लोगों की जो कॉमन पीपल है उनकी भाषा नहीं है ग्रीक और लैटिन लैंग्वेज। दीज लैंग्वेजेस वर यूज्ड फॉर द ऑफिशियल पर्पसेस। ठीक है ना, ये ध्यान रखने वाली बात है कि जो आपका वेस्टर्न पार्ट है वहाँ पे लैटिन लैंग्वेज का यूज होता था। हम बात कर लेते हैं मेडिटेरियन सी के। अगर मेडिटेरियन सी के बीचों बीच आप एक लाइन खींच देते हो इस तरह से, ये आपकी कौन सी लाइन है, दिस इज योर हॉरिजॉन्टल लाइन, तो ये वाला वेस्ट वाला पार्ट हो गया एंड दिस इज योर ईस्ट। तो ये वाला पार्ट है, यहाँ पर वेस्ट में लैटिन लैंग्वेज बोली जाती है, और जबकि ईस्ट वाले पार्ट में आपकी ग्रीक लैंग्वेज का इस्तेमाल होता है। तो ये आपको, और ये मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ ऑफिशियल पर्पस के लिए, जो अपर क्लास के लोग थे वो बोलते थे। ठीक है ना, मेनी लैंग्वेजेस वर स्पोकन इन द रोमन एम्पायर, कई सारी भाषाएं बोली जाती थी, बट फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस, ऑफिशियल पर्पस के लिए ग्रीक एंड द लैटिन लैंग्वेज वर यूज्ड एंड द अपर क्लास ऑफ द ईस्ट स्पोक ग्रीक। ईस्ट के अंदर ग्रीक भाषा एंड दोस इन द वेस्टर्न पार्ट दे यूज्ड टू स्पीक द लैटिन लैंग्वेज। ठीक है ना, ऑल द पीपल इन द रोमन एम्पायर वर सब्जेक्ट ऑफ अ सिंगल रूलर। रूलर तो एक ही होता था इररिस्पेक्टिव
वेयर दे लाइव एंड व्हाट लैंग्वेज दे स्पोक। मतलब मैटर नहीं करता वो कहाँ पे रह रहे हैं, चाहे आप अफ्रीका महाद्वीप में हो, एशिया में हो या यूरोप, आपके ऊपर जो सिस्टम ऑफ गवर्नेंस है, जो रूलिंग क्लास है, वो एक ही है। अब हम बात करेंगे कि आखिर इतनी बड़ी एम्पायर, रोमन एम्पायर की बात करें, 3 महाद्वीपों में फैला। आज के दिन तो एक परिवार चलाना मुश्किल हो जाता है, जिसके अंदर कुछ एक मेंबर्स होते हैं। देश चलाना की एक लिमिटेड टेरिटरी होती है, बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आखिर इतनी वास्ट एम्पायर को, जो 3 महाद्वीपों तक फैली हुई थी, इसको चलाने के लिए अगर हम बात करें तो कौन कौन से जो मेन प्लेयर्स हैं पॉलिटिकल हिस्ट्री के अंदर, जो इस रोमन एम्पायर को चलाते थे, उसके बारे में जानना जरूरी है। तो ये है आपके एम्पर, ठीक है ना, किंग, जो आप कह सकते हो रूलिंग क्लास, जो कि सुप्रीम अथॉरिटी है, सोर्स ऑफ अथॉरिटी। किंग से ऊपर तो भाई कोई हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। तो वो हो गया था एम्पर। एम्पर तो बैठेगा या रोमन एम्पायर की जो कैपिटल है। उसके बाद में जैसे आज के दिन आपके सब देशों के अंदर मेंबर ऑफ द पार्लियामेंटेरियंस होते हैं, इसी तरह वहाँ पे सीनेट के मेंबर कहलाते थे। तो ये ज्यादातर जो लोग हैं, सम शॉर्ट ऑफ इलेक्शंस वाज कंडक्टेड देयर, है ना, उस पीरियड में, ठीक है ना। और ये ज्यादातर वेल्दी क्लासेस से होते थे और इटली के आसपास से ही होते थे सीनेट के मेंबर। और जो थर्ड, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, वो है आर्मी। यानी कि आर्मी जब तब आप देखोगे कि रोमन एम्पायर के अंदर कभी कभी वो सीनेट से भी ज्यादा पावरफुल होती है, ठीक है ना। थोड़ा सा हम देखने वाले हैं आर्मी के बारे में कि आखिर ये आर्मी ईरानियन आर्मी से किस तरह से डिफरेंट थी, कि उस आर्मी को हरा पाती थी। ईरानियन जो आर्मी थी वो एक कह सकते हो कि मतलब अनपेड आर्मी थी, सैलरी पे नहीं रखा हुआ था, उनको किसी तरह की ट्रेनिंग नहीं दी जा रखी थी। लेकिन जो आपकी रोमन एम्पायर की आर्मी थी, इसके अंदर सभी को एटलीस्ट दे हैव टू सर्व अप टू दी 25 ईयर्स, ठीक है ना। 25 साल तक आपको उसमें सर्विस करना होता था और सैलरी मिलती थी। तो वो ऑब्वियसली वो ट्रेन आर्मी होगी। बेसिकली इसी फीचर्स को हमने पढ़ना है कि ईरानियन एम्पायर से रोमन आर्मी किस तरह से ताकतवर थी। द आर्मी विच वाज अ पेड एंड प्रोफेशनल आर्मी। देखो सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर आर्मी को उस पीरियड में, काफी बड़ी बात है, इतने पुराने पीरियड के अंदर आर्मी को वहाँ पे सैलरी मिलती थी, पेमेंट मिलती थी, है ना। पेड आर्मी और रोमन एम्पायर की बात करें, प्रोफेशनल आर्मी, सोल्जर्स पुट अप टू 25 इयर्स ऑफ सर्विस, हर एक को उस टाइम में कंपलसरी था। कई सारे देशों में आज के दिन भी है कंपलसरी मिलिट्री सर्विसेज। तो ये उस पीरियड में रोमन एम्पायर में पेड आर्मी, एग्जिस्टेंस ऑफ द फीचर ऑफ द रोमन एम्पायर, आर्मी वाज द लार्जेस्ट, आप कह सकते हो कि 60 lakhs 6 lakhs इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इतनी बड़ी आर्मी उस पीरियड में रखी जाती थी। द आर्मी वाज द लार्जेस्ट सिंगल ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ द एम्पायर। इट हैड द पावर टू डिसाइड द फेट ऑफ द एम्पायर। ये काफी बड़ा है, मैंने कहा ना कि सीनेट से भी कहीं ये बड़ी उभरती थी। तो कभी कभी तो ये भी डिसाइड करती थी कि देश के अंदर एम्परर कौन होगा, ये बड़ी बात है। द आर्मी वाज हेटेड बाय द सीनेट। अब भी देखो सीनेटर्स तो आर्मी से हेट करेंगे ही करेंगे, क्योंकि कभी कभी तो सीनेटर्स से ज़्यादा ही पावरफुल होती थी और कई बार कॉन्फ्लिक्ट हो जाते थे आर्मी के अंदर। आर्मी के जो जनरल्स हैं वो कई बार रेबेलियन हो जाते थे, विद्रोह कर देते थे, कभी किंग के खिलाफ कर देते थे, कभी आर्मी के 2 जनरल्स के बीच में हो जाता था। तो सीनेट के लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता था आर्मी के ऊपर अपना कंट्रोल रखना। और सीनेट, ये भी आप याद रखना है, जो आज के दिन जो आपको हिस्ट्री लिखी मिलती है उसमें कहीं ना कहीं सीनेट का भी रोल है। तो ऑब्वियसली सीनेट और आर्मी के बीच में जब रिलेशन अच्छे नहीं थे तो सीनेट कभी भी आर्मी को अच्छा तो बताएगी, ठीक है। तो आर्मी वाज हेटेड बाय द सीनेटर्स, यानी कि सीनेटर्स आर्मी से हेट करते थे। 10
It can be said that the emperor, aristocracy and the army, three players in the political history of the empire. यानी कि एक तरफ राजा, दूसरी तरफ सेनेटर्स और फिर उसके बाद में आर्मी, ये तीनों मेन लोग होते थे इस एम्पायर को चलाने में। अब बात किया है कि सक्सेशन टू द थ्रोन इन द रोमन एम्पायर, कि इसके अंदर जो उत्तराधिकारी रोमन एम्पायर के अंदर, एक मान लो कि सपोज करो आई एम द किंग और मेरे बाद में अब कौन किंग बनेगा, तो वो हाउ इट वाज डिसाइडेड वो समझाने की कोशिश की गई है। क्या क्या तरीका था? तो नॉर्मली तो ये सक्सेसिव जो रूलिंग क्लास आती थी वो आप कह सकते हो डिसेंट के हिसाब से होता था, फैमिली डिसेंट यानी कि वंश परंपरा के हिसाब से। तो सक्सेशन टू द थ्रोन इन द रोमन एम्पायर, फैमिली डिसेंट, ईदर नेचुरल और अडॉप्टिव। अब हो सकता है कि मान लो सपोज करो कि मेरा अपना बेटा ही नहीं है, तो अगर बेटा है तो नेचुरली ही विल बिकम द नेक्स्ट सक्सेशन, है ना। लेकिन मान लो कि बेटा नहीं है तो फिर अडॉप्ट किया हुआ सन है वो बन जाता था बाद में डिसाइसिव फैक्टर इन द सक्सेशन टू द थ्रोन इन द रोमन एम्पायर। द आर्मी वाज आल्सो वेडेड टू द कॉन्सेप्ट, यानी कि अगर कोई सक्सेसिव उत्तराधिकारी बनना है और किसी का नेचुरल हियर है उत्तराधिकारी, तो अडॉप्ट किया हुए को भी आर्मी मान्यता देती थी, ठीक है ना। जैसे कि टिबेरियस was not the natural but the adopted son of the Augustus। आपने पढ़ा है कि जो अगस्टस जो किंग बने थे और उनके बाद में उनके टिबेरियस उनके उत्तराधिकारी बने थे, लेकिन टिबेरियस उनके नेचुरल सन नहीं थे, अडॉप्ट किए थे। तो ये बात आपको जहां तक समझ में आ गई, ठीक है ना। अब हम नेक्स्ट वाले टॉपिक में इससे आगे के टॉपिक्स लेंगे, ठीक है ना। इस चैप्टर का ये टॉपिक आज हम यहीं पर ही खत्म कर देते हैं, राइट। और तब तक के लिए आप इसका अच्छे से रिवीजन कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। थैंक यू, सी यू। हो जाएगी आगे।